हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 41। अभी गोवा से विपिन जी के लिए स्कॉच की बोतल लेकर आया था, लेकिन घर आकर पता चला विपिन जी तो ड्रिंक करते ही नहीं है। विपिन जी के कहने पर अभी ने स्कॉच की बोतल को घर के नौकर के हाथ चौधरी साहब के स्टडी रूम में भिजवा दिया। अभी विपिन जी के साथ ही था और कुछ देर पहले हुई बात से थोड़ा असहज भी था। विपिन जी ने देखा तो अभी का मूड ठीक करने के लिए कहा, बेटा जी एक बात बताओ, आपके घर में छतवत नहीं है क्या? है ना पापा, अभी ने कहा। तो चलो फिर खुली हवा में चलते हैं थोड़ा। विपिन जी ने कहा तो अभी उन्हें अपने साथ लेकर घर की छत पर चला आया। अभी का घर जितना आलीशान था, उसके घर की छत भी उतनी ही खूबसूरत थी। छत की दीवार से लगकर एक खूबसूरत प्लांट एरिया था, जहां ढेर सारे गमलों में तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। उनसे लगकर एक बड़ा सा झूला था, जिसके आसपास खूबसूरत लाइटिंग थी। छत पर खुली हवा में आकर विपिन जी को काफी अच्छा लग रहा था। वे टहलते हुए अभी से बातें करने लगे। विपिन जी से बात करते हुए अभी काफी सहज था। बातें करते हुए दोनों रेलिंग के पास चले आए और सामने फैले खुले मैदान को देखने लगे। विपिन जी ने रेलिंग से पीठ लगाई और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखकर लाइटर ढूंढने लगे। अभी ने जेब से लाइटर निकालकर उनके होंठों के बीच रखी सिगरेट को जला दिया। विपिन जी ने कश लिया और सिगरेट अभी की तरफ बढ़ा दी, तो अभी ने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं, मैं आपके सामने ऐसे रहने दीजिए। अरे लो यार, ससुर बनने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त रह चुका हूं। वैसे भी ये दामाद वाला रिश्ता बाकी सबके सामने है, अकेले में तो तुम मेरे दोस्त ही रहोगे। विपिन जी ने सिगरेट अभी की तरफ बढ़ाकर कहा। अभी विपिन जी को मना नहीं कर पाया और एक कश लगाकर सिगरेट वापस उन्हें देकर कहा, उस दिन के बाद से मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया पापा। हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए। देखा जाए तो तुम्हें मेरी तरह एक कूल इंसान बनने की जरूरत है, विपिन जी ने कहा। हाँ बहुत ज्यादा कूल है और अच्छे भी हैं, अभी ने मुस्कुरा कर कहा। जवाब में विपिन जी मुस्कुरा दिए और सिगरेट का कस लगाते हुए कहा, मैं हर किसी के सामने इतना नहीं खुलता बेटा जी। जब पहली बार आपसे मिला था तब दिल किया आपसे बात करने का, और फिर धीरे धीरे सब बांटने का। नैना मेरी इकलौती बेटी है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी बेटी की कमी जरूर महसूस होती थी, लेकिन वो आपने पूरी कर दी। एक अच्छे दामाद के साथ साथ आप मेरे अच्छे बेटे भी हो और अच्छे दोस्त भी। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको कभी निराश ना करूं। अभी ने विपिन जी के बगल में खड़े होकर रेलिंग से पीठ लगाकर कहा, अच्छा एक बात पूछूं आपसे? विपिन जी ने कहा, पूछिए ना पापा, अभी ने कहा। आपने एकदम से मुझे और आराधना को चंडीगढ़ क्यों बुला लिया? आपके और नैना के बीच सब, मेरा मतलब वो थोड़ी चंचल है और सख्त भी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अपनों की बहुत परवाह भी करती है और अपनों से बहुत प्यार भी करती है। अगर नैना से कोई गलती हुई हो तो आप उसका बचपना समझकर। विपिन जी कहते कहते रुक गए। क्या कैसी बातें कर रहे हैं पापा? नैना बहुत अच्छी लड़की है, ये उसके साथ रहकर जाना है मैंने। वो जितनी अच्छी बेटी और दोस्त है उतनी अच्छी वाइफ भी है। वो मेरा और मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है और उसे सबकी परवाह भी बहुत है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो हर रोज एक बार मेरे लिए कॉफी जरूर बनाती है। हाँ उसे गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा होती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। कुछ दिनों से वो आपको और मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। मैं उसे लखनऊ लेकर आता, लेकिन अपनी नेक्स्ट एग्जीबिशन के कारण मुझे रुकना पड़ा, इसलिए सोचा क्यों ना आपको ही बुला लूं। इससे आप लोग सबसे मिल भी लेंगे और नैना खुश भी हो जाएगी। हाँ वो बहुत खुश है, लेकिन उसके चेहरे पर यह खुशी हमारे आने से ज्यादा इस बात से है कि आपने ये उसके लिए किया। वो पागल लड़की ये नहीं जानती कि वो कितनी लकी है, जिसकी जिंदगी में आप जैसा हम सफर है। विपिन जी ने खत्म हुई सिगरेट को बुझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है पापा, नैना सच में बहुत अलग है। ये मुझे शादी के बाद पता चला। वो कभी अपनी परेशानी, अपना दुख जाहिर नहीं करती, मुझसे भी नहीं। बस अपनी शरारतों और अपनी मुस्कुराहट के पीछे सब छुपा लेती है, अभी ने थोड़ा हताश होकर कहा। विपिन जी ने देखा तो अभी के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने नैना को बहुत काबिल और सही इंसान को सौंपा है, जो उसे उस सबकी दुनिया से बाहर लेकर असल दुनिया में आएगा। आप उसे संभाल लोगे बेटा जी,
मुझे पूरा भरोसा है आप पर। विपिन जी का प्यार और परवाह देखकर अभी का मन खुश हो गया। वह कभी अपने पापा से इतना क्लोज नहीं जा पाया जितना विपिन जी के क्लोज था। विपिन जी को खुश और अच्छे मूड में देखकर अभी ने उन्हें नैना की तबीयत के बारे में नहीं बताया। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद नैना आई। जब उसने विपिन जी और अभी को साथ साथ देखा तो कुछ दूर खामोशी से खड़ी होकर उन्हें प्यार से देखने लगी। अभी और उसके डैड हंसते मुस्कुराते कितने अच्छे लग रहे थे। नैना ने अपने हाथों को बांध लिया और गर्दन को थोड़ा बाईं तरफ झुकाकर उन्हें देखने लगी। नैना हमेशा चाहती थी कि उसका हमसफर बिल्कुल उसके डैड जैसा हो और आज अभी में उसे वो झलक दिखाई दे रही थी। जब विपिन जी बातों बातों में हंसते हुए अभी के कंधों पर अपना हाथ रख रहे थे, उसे थपथपा रहे थे और उसके साथ हंस मुस्कुरा रहे थे। अरे नैना, वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। विपिन जी ने आवाज दी तो नैना उनके पास चली आई। आप दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं डैड? नैना ने पूछा। बस खुली हवा में आए थे, सोचा दामाद जी से तुम्हारे बारे में थोड़ी बातें कर लूं। बहुत शिकायतें आई हैं तुम्हारी। विपिन जी ने कहा। शिकायतें? जरा मैं भी तो सुनो क्या कहा इन्होंने मेरे बारे में। नैना ने अपने हाथों को एक बार फिर बांधकर अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए अभी की तरफ देखकर कहा तो अभी ने अपने कंधे उचका दिए। डैड, आप झूठ बोल रहे हो ना? पड़ोसी मेरी शिकायत कर ही नहीं सकता, मुझे भरोसा है। नैना ने कहा। अरे धीरे, आराधना ने सुना तो तुम्हारी खैर नहीं। और बेटा जी, हमें तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हें थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए। विपिन जी ने कहा। किसके साथ? नैना ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। अभी के साथ। और किसके साथ? विपिन जी ने भी सेम रिएक्शन के साथ कहा। अरे पड़ोसी तो अपना मतलब अपना ही बंदा है ना डैड। नैना ने अभी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। देखा पापा, ये हमेशा ऐसे ही करती है। मुझे लगता है मुझे शादी करने से पहले थोड़ा और सोचना चाहिए था। अभी ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, मुझे भी लगता है। खामखा मैंने एक सीधे साधे लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। विपिन जी ने भी अफसोस जताते हुए कहा। नैना आंखें फाड़ी दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या हुआ हो। और अगले ही पल उसने कहा। एक ही दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया इसने आप पर जो आप इसकी साइड हो गए? बेटा जी, मैं तो उसी की साइड हूं जो मेरी अमानत को संभाले। विपिन जी ने नैना को साइड हक करते हुए कहा तो नैना सामने खड़े अभी को देखकर मुस्कुराने लगी। तीनों कुछ देर वहीं रुके और फिर विपिन जी ने कहा। रात बहुत हो चुकी है, अब मैं नीचे चलता हूं। अभी, नैना, तुम दोनों भी नीचे आ जाओ। डैड आप चलिए, हम आते हैं। नैना ने अभी के कहने से पहले ही कहा तो विपिन जी दोनों को गुड नाइट बोलकर वहां से चले गए। अभी और नैना छत पर अकेले थे। विपिन जी के जाने के बाद अभी ने कहा। हम लोग क्यों रुके हैं, चलो चलते हैं। तुमने अपने दोस्त से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा? नैना ने सवाल किया। ओह यार, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया। मैं उसे अभी फोन। अभी ने जेब से फोन निकालते हुए कहा। पड़ोसी, टाइम देखा है तुमने? अभी नहीं, तुम सुबह उससे पूछ सकते हो। नैना ने अभी को रोकते हुए कहा। हाँ यार, ये सही रहेगा। अभी ने कहा और फोन वापस जेब में रख लिया। तुम्हें क्या लगता है? नैना ने खोए हुए स्वर में पूछा, जैसे वो कुछ सोच रही हो। किस बारे में? अभी ने पूछा। क्या मुझे कोई सीरियस डिजीज है? नैना ने एकदम से अभी की तरफ देखकर कहा। अभी ने नैना के सर पर हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगाकर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा नैना, तुम बिल्कुल ठीक हो। कल सुबह मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आऊंगा। नैना ने धीमे स्वर में कहा, हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि उसे कुछ हुआ है। बीकानेर मोंटी का घर। रात के खाने के बाद मोंटी परेशान सा अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। रुचिका कमरे में आई तो मोंटी को परेशान देखकर उसकी तरफ चली आई। मोंटी ने खींचकर लैपटॉप साइड में रखा और अपना सर पकड़ लिया। रुचिका उसके बगल में आकर बैठी और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा। क्या हुआ मोंटी, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। बैंक ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया रुचि। मैंने कितनी कोशिश के बाद उसे अप्रूव करवाया था, लेकिन आज दोपहर बाद इसे रिजेक्ट कर दिया। मोंटी ने बुझे स्वर में कहा। तुमने लोन के लिए अप्लाई क्यों किया था? रुचिका ने हैरानी से पूछा। मुझे गाड़ी लेनी थी और भी बहुत कुछ था जो मुझे करना था, लेकिन
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मोंटी ने कहा, मोंटी तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तुमने आज ही जॉब छोड़ा है, एक वीक में तुम्हें कोई ना कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। रही बात गाड़ी की, तो फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। रुचिका ने मोंटी को समझाते हुए कहा, वो बात नहीं है रुचि, शादी के बाद मैंने तुम्हें कोई ज्यादा अच्छी लाइफ नहीं दी है। मोंटी ने रुचिका की तरफ देखकर कहा, मोंटी ऐसा तुम सोचते हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। इनफैक्ट मुझे तो तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन कैसे भी सिचुएशन हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रुचिका ने मोंटी का हाथ थाम कर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था माला ऐसा करेगी। उसने डील कैंसिल की, मुझे उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने आज जो किया, आखिर वो लड़की मुझसे चाहती क्या है? ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूं, मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा। रुचि, उससे क्या, तुमसे मिलने के बाद मैंने कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा है। मोंटी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मुझे तुम पर भरोसा है मोंटी, और इस माला को भाड़ में जाने दो। अगली बार अगर वो मुझसे टकराई ना, तो मैं उसे अच्छे से सुनाने वाली हूँ। वो मेरे कपकेक को ऐसे परेशान नहीं कर सकती। लेकिन वो बेचारी करे भी तो क्या करे, तुम इतने क्यूट जो हो। रुचिका ने मोंटी के गाल खींचते हुए कहा, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। मोंटी ने रुचिका को घूरते हुए कहा, तो फिर इसे सीरियस वाला रोमांस बनाना चाहिए ना। रुचिका ने हंसते हुए कहा तो मोंटी भी उसकी इस बचकानी बात पर हंस पड़ा। रुचिका के साथ हंसते मुस्कुराते कुछ वक्त के लिए मोंटी सब परेशानी भूल गया। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। सार्थक और शर्मा जी किचन में साथ मिलकर खाना बना रहे थे। शर्मा जी और सार्थक दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों से बहस करके आए थे और दोनों ही उनकी बातें नहीं सुन रही थी, इसलिए दोनों अभी भी एक स्थिति से गुजर रहे थे। मिस्टर शर्मा जी ने कुकिंग का बहुत शौक था और वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे। उन्होंने आज खाना खुद बनाया और टेढ़े मेढ़े चपाती सार्थक ने। लो, ये सब तैयार है, तुम खाना टेबल पर लगाओ, तब तक मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। शर्मा जी ने एप्रिन उतारते हुए कहा, ठीक है पापा, आप खाने के लिए मम्मी को बुला लेंगे क्या? सार्थक ने गैस बंद करते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं उस सोई हुई शेरनी को जगाऊं ताकि वो मुझे कच्चा चबा जाए? वाइफ को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तुम्हारा। जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है, जिसको खाना होगा वो खुद आ जाएगा। शर्मा जी ने कहा और किचन से बाहर चले गए। सार्थक ने खाना टेबल पर लगाया और खुद भी हाथ मुंह धोकर चला आया। शर्मा जी पहले से वहां मौजूद थे। सार्थक कुर्सी पर आ बैठा। शर्मा जी ने उसके और अपने लिए खाना परोसा और खाने को कहा। मिसेस शर्मा और शीतल के बिना भला सार्थक कैसे खाता? उसने आस भरी नजरों से पहले अपने मम्मी के कमरे को देखा और फिर अपने कमरे को, लेकिन दोनों ही बाहर नहीं आई। मिस्टर शर्मा ने देखा तो कहा, जाओ बुला लाओ उन्हें, उनके बिना तुम्हारे गले से खाना कहाँ उतरेगा। सार्थक ने सुना तो तुरंत उठकर पहले अपनी मम्मी के कमरे में गया और उन्हें साथ ले आया। मिसेस शर्मा थोड़ा भाव खाती रही, लेकिन शर्मा जी के हाथों से बने खाने का मौका वो गंवाना नहीं चाहती थी। मिसेस शर्मा आकर बैठ गई। उन्होंने प्लेट उठाई और खुद ही उसमें खाना परोसने लगी। कुछ देर बाद सार्थक शीतल को भी मनाकर अपने साथ ले आया। शीतल को देखते ही मिसेस शर्मा का मुंह बन गया और शीतल के चेहरे के भाव भी बदल गए। सोने पर सुहागा ये कि दोनों आमने सामने बैठी थी। चारों खाना खाने लगे। शीतल और मिसेस शर्मा चुपचाप अपना खाना खा रही थी और बस शर्मा जी और सार्थक ही कुछ न कुछ बातें किए जा रहे थे। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 41। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।